हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड पार्ट 3 नंबर का वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में 9 नंबर का चैप्टर ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, 10 नंबर का चैप्टर मौर्य युग और 11 नंबर का चैप्टर मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को 6 मैराथन में कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं, तो उसी का आज ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए 9 नंबर का चैप्टर में यानी कि ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण में है, हम लोग को किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए है। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है ईरानी आक्रमण, दूसरा है सिकंदर का आक्रमण, तीसरा है सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण, अगला है चौथा सिकंदर संक्षिप्त जीवन वृत्तांत, 5 नंबर का है सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण और आखिरी है सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ईरानी आक्रमण। ठीक है, देखिए जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हखमानी शासक भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम, ठीक है, इसका नाम था दाराए बहु, ठीक है, को प्राप्त हुई थी, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। ठीक है, जो दारा प्रथम था वो किसका उत्तराधिकारी था? तो साइरस का उत्तराधिकारी था। आगे है कि दारा प्रथम के 3 अभिलेखों जैसे बेउस्तीन, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस यानी कि ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे उस समय। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय क्षत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पंजाब की सिंधु नदी का पश्चिमी भाग सम्मिलित था। आगे है संपर्क के परिणाम। देखिए ईरानी लिपिकार यानी कि काबित भारत में लेखन का एक विशेष रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मतलब वो सब खरोष्टी लिपि में लिखते थे। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो खरोष्टी से प्रश्न आएगा कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो याद रखिएगा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी लिपि भी दाईं से बाईं लिखी जाती है अरबी की तरह। चलिए आगे है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले हैं, जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली थी। देखिए आगे है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के स्वतंत्र राज्य। ठीक है, उसमें भारत के स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? तो उस समय टोटल 28 भारत के स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला था तक्षशिला, दूसरा था शूद्रक, तीसरा था पटलेन, ठीक है, फिर था पुरु, फिर था आस्पियन, फिर निशा, गुरियंस, ठीक है, प्यू केलाओटिस, अस्केनोस,
अरसेक्स, संबोस, सोद्राई, अलग सोई। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हम लोग 2 बुक को लेकर के आए हैं, जिसमें कि एक बुक है संपूर्ण स्टडी गाइड के रूप में। इसमें आपको बिहार पुलिस के हर एक सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट रूप से मिलेगा, और साथ ही साथ एक बुक हम लोग लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट। यदि आप इन दोनों बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से ऑनलाइन इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों माध्यम से। सिबोई, गांधारिस और ग्लेगनिकाय, ओसेडियोई, मलोई, मोसिकनोस, आबअस्टोनोई, जाथ्रोई, फेगेल, अद्रेस्तीति, अभिसार, कैंथियस, सोफाइट्स, मसनोई और ऑक्सिकनोस। ठीक है। पंजाब व सिंध के क्षेत्र में उस समय 28 स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है। आगे देखिए, आगे है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत के उस समय 28 पार्ट थे, जिनमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। ठीक है। सिकंदरिया नामक, याद रखिएगा। ठीक है। और सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का क्या था? शासक था, और फिलिप II का द्वितीय था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक रहे। यूनानी दार्शनिक थे वो, जो प्लेटो के शिष्य थे। देखिए, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है। उनका जन्म एस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचनाएं की थी। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर यानी कि तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। ठीक है। देखिए, आगे है यहाँ पास कि सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। लेखक है एक साइड है उनका समय काल, फिर है प्रमुख रचना और महत्वपूर्ण साक्ष्य। सबसे पहले हम लोग अरिस्टोब्यूलस की बात करेंगे, 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचना है ये, युद्ध का इतिहास बताता है। महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है कि एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। आगे है ओनो सेक्रिटस, 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी की रचना की गई। यह जहाजी बेड़ों का चालक था, ऐसा साक्ष्य दिया गया। निरियार्कस, सेम समय काल है, 327 से 326 ईसा पूर्व। स्ट्रेबो व एरियन विवरण, इसमें महत्वपूर्ण रचना है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़ों का एडमिरल था, जहाजी बेड़ों का एडमिरल था। अब देखिए, उस समय जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो इतने पार्ट में आक्रमण हुआ था। ठीक है। आप देख सकते हैं कि सिकंदर कैसे कैसे जा जाकर जहाँ जहाँ तीर का निशान है वहाँ जैसे कि जब इधर से जीत लिया तब इधर के दक्षिण साइड में बढ़ गया था। ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं तीर का निशान है, फिर ऐसे ऐसे जीतते जीतते ऐसे इसका निशान यहाँ पास दिया हुआ है। देखिए, ईसा पूर्व 4वीं सदी में
विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के मध्य संघर्ष हुए। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, जिसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। ठीक है, आगे देखिए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। ठीक है, देखिए पहले के जितने भी लेखक होते थे भारत पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था और था भी, बहुत यहाँ पास धन दौलत था। तो जो पहले लेखक लिख देते थे और जो राजा होते थे दूसरे जगह के, वो सब उस पुस्तक को पढ़ लेते थे, तो उनको भारत की लूटने का लालसा रहता था। ठीक है, तो यही आगे बात होगा। देखिए, सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया। उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस के विरुद्ध किया। तक्षशिला का राजा आम्भी और पोरस सुविख्यात राजा थे, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य में पड़ता था। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में इनका जो राज्य था वो पड़ता था। ठीक है, आप देख सकते हैं चिनाब यहाँ पास है और यहाँ पास है झेलम है, तो इन दोनों के बीच में इधर ही इनका जो था राज्य पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे है। सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिकंदर संक्षिप्त जीवनी वृत्तांत। देखिए, सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। ठीक है, मकदूनिया का ये शासक थे। सिंहासन आरोहण इनका हुआ था 326 ईसा पूर्व में, मतलब जब ये 20 वर्ष की उम्र में थे तब ये राजा बने थे। ठीक है, ईरानी युद्ध में व्यस्तता 334 से 330 ईसा पूर्व। भारत विजयी प्रस्थान 326 ईसा पूर्व। भारत से स्वदेश प्रस्थान 325 ईसा पूर्व। भारत में रहने की अवधि 19 महीने। मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 32 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस, इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण। लेखक हैं डाइमेकस। इनका समय माना जाता है 298 से 273 ईसा पूर्व। प्रमुख रचना अप्राप्त है। डायोनियस 384 से 62, 284 से 262 ईसा पूर्व, इनका भी रचना अपर्याप्त है। मेगास्थनीज 305 से लेकर के 297 ईसा पूर्व, इनका रचना है इंडिका। कौन सा रचना है? इंडिका है। पोलिवियस, ठीक है, 144 से लेकर के 142 ईसा पूर्व, इनका भी रचना पर्याप्त है। पेट्रोक्लीज 262 से 228 ईसा पूर्व, पूर्वी देशों का भूगोल रचना किए थे पेट्रोक्लीज। पेरिप्स, ठीक है, पेरिप्स जो है ये 8 से लेकर के 115 ईसा पूर्व, ये पेरिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखे हैं। आगे हैं प्लिनी। प्लिनी 77 से लेकर के 78 ईसा पूर्व, लैटिन भाषा, नेचुरल हिस्ट्री लिखे थे। एरियन 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक सिकंदर का आक्रमण। टोलमी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, जियोग्राफी। एस्ट्रेब्रो 2री शताब्दी ईसा पूर्व, जियोग्राफी। एरियन 100 ईसा पूर्व, अ कलेक्शन ऑफ द मिसलेनियस हिस्ट्री, और सेकेंड है ऑन दी पेकुलरी रेटेज ऑफ एनिमल्स। वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था, मतलब जो राजा थे, ठीक है, आम्भी और पोरस। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। ठीक है, झेलम नदी के किनारे
पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाइडे स्पीज, आधुनिक जो है वो बितस्ता, ठीक है, आधुनिक झेलम। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लेब निकाय व कठ जातियों को पराजित किया। सिकंदर ब्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। ठीक है, यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्वक डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, परंतु अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया, वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व रहा। इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों, पहला जलमार्ग निरयाकर्ष के नेतृत्व में और दूसरा स्थल मार्ग क्रेटेरस के नेतृत्व में विभक्त हो गए। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नर स्थानीय शासकों के हाथ में सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिनमें पहला नगर बौकेफला झेलम नदी था, दूसरा निकाया नगर विजयनगर था, जिसे उसने पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्ग द्वार खुले। ठीक है, भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, वह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें झेलम के तट पर बुकेफला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहास मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी पुत्रियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं।
पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर द्वारा विजयी क्षेत्र। देखिए, सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए, जो निम्नलिखित दिया गया है। पहला है सिंधु व झेलम का भाग, ये तक्षशिला के शासक आम्भी, ठीक है, को दे दिया गया। झेलम व ब्यास नदी का भाग पोरस राजा, सिंधु का उत्तरी व पश्चिम भाग फिलिप, और सिंधु का निचला भाग पिथोन। आगे देखिए, सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन और महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण देखिए। स्काई लेक्स 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, रचना इनका अपर्याप्त है। हिकेटियस मिलेटस 5 से 6 ईसा पूर्व, भूगोल ज्योग्राफी। हेरोडोटस 484 से 431 ईसा पूर्व, हिस्टोरिका। और केसियस 416 से 398 ईसा पूर्व, इंडिका व पारसिक। ठीक है, देखिए ये चैप्टर हम लोग का इंड होता है और आगे का चैप्टर हम लोग का 10 नंबर का चैप्टर मौर्य युग। देखिए, मौर्य युग में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संगठन, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख में हम लोग को शिलालेख के बारे में जानना है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कलिंग युद्ध को पढ़ेंगे, फिर हम लोग अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पढ़ेंगे, फिर इतिहास में अशोक का स्थान पढ़ेंगे, फिर मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, राजकीय नियंत्रण पढ़ेंगे, प्रांतीय और स्थानीय शासन पढ़ेंगे, आर्थिक नियंत्रण पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, मुद्रा प्रणाली पढ़ेंगे, वास्तुकला पढ़ेंगे, अशोक स्तंभ पढ़ेंगे, लोक कला पढ़ेंगे और भौतिक संस्कृति का विस्तार और राजपत्ति को पढ़ने वाले हैं, और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, वित्तीय संकट पढ़ेंगे और दमनकारी शासन पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल जो रहा वो रहा ऑल ओवर जीवनी 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी। क्या थी? शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनिवास में रहती थी। ठीक है, आगे है बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, क्या नाम था? सेंड्रोकोटस नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, एक और नाम एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीग्रोथम यानी कि पाटलिपुत्र था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। इसके बारे में चर्चा। ठीक है,
पाटलिपुत्र के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौते किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंध के पश्चिमी जो क्षेत्र है वो दे दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस विवाह संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने दिया है। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन की जितने भी स्थल था वो शामिल था। देखिए, आगे है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, पुत्र बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, उनका पुत्र थे अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। मौस्की अभिलेख अशोक का है, पुराण अशोकवर्धन और ब्राह्मी लिपि प्रियदर्शी। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ, इनको बंधु पालित बोला जाता था, आजीवक धर्म के उपासक थे। इनका कार्यकाल था 232 से लेकर के 224 ईसा पूर्व। संप्रति जैन धर्म का उपासक थे ये, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था 224 से लेकर के 215 ईसा पूर्व। आगे है शालीशुक 215 से 202 ईसा पूर्व, देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व, शतधन्वा 195 से 187 ईसा पूर्व और बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासन 187 से 184 ईसा पूर्व। अब हम लोग प्रशासनिक संगठन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हरेक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, ठीक है। मौर्य ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था और पूर्व में मगध से लेकर के सौराठ तक फैला हुआ था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य सम्राट के शासन का विवरण मिलता है। आगे देखिए, आगे है इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, साम्राज्य और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, जो समहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी, जिसमें 400 गांव को सम्मिलित किया गया था। 200 गांवों का समूह
खारवाटिक कहलाता था। ठीक है, 200 वाला खारवाटिक कहलाता था तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। ठीक है, देखिए जो 800 रहता था उसको बोलते थे द्रोणमुख। ठीक है, और देखिए जो 200 रहता था उसको खारवाटिक, 100 वाला को बोलते थे संग्रहण। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रशासन ग्रामिक के द्वारा होता था। ग्रामिकों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया, जिसकी संख्या 18 थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी रहते थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। एक साइड है समितियां, एक साइड है उनका कार्य। प्रथम समिति में उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करते थे। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी करते थे। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखते थे। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करते थे। 5वां समिति वस्तु के विक्रय का निरीक्षण करते थे और 6ठी समिति बिक्री कर वसूल करते थे। यह समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाँटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं अस्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिनी यानी कि पैदल और हाथी और घोड़े और रथ, चतुरंगी सेना इसको बोलते हैं, जहाँ 4 प्रकार की सेना रहता है, पैदल और हाथी वाला और घोड़े वाला और रथ वाला। आगे देखिए, सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी में विभक्त थी। आंतरिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदारी नगराध्यक्ष को दिया गया था। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गूढ़ पुरुष गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। आगे है गुप्तचर विभाग। देखिए, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष यानी कि गुप्तचर होते थे, जो महामात्य, परसर्प
के अधीन काम करते थे। इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नांकित दिया गया है। पहला है संचार, ये गतिमान गुप्तचर होते थे। दूसरा संस्था, एक जगह रहकर काम करने वाले गुप्तचर होते थे। तीसरा प्रतिवेदक, विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी, लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। चर, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। और गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर ये भी होता था। आगे है साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाली लगभग सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए टैक्स उनकी उपज के चौथे हिस्से के छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। देखिए आगे है बिंदुसार के विभिन्न नाम। एक साइड है नाम और एक साइड है ग्रंथ एवं लेखक। पहला नाम है अमित्रकेटस, ये यूनानी ग्रंथ में दिया गया है। दूसरा है आतली द्रोचर्स, ये स्ट्रोबो ने दिया है। आगे है अमित्रघात, ये संस्कृत यानी कि शत्रुओं की हत्या करने वाला, ये संस्कृत ग्रंथों से लिया गया है। आगे है अमित्र चट्टस, ये एथेनियस ने दिया है। अमित्र खंड, ये संस्कृत से ही आया है। सिंह सेन, ये जैन ग्रंथ से आया है। सिमसेन, ये राजवली कथा से आया है। मद्रसार, वायु पुराण से आया है। बिंदुपाल, फा टमेन चुलीन, चीन साहित्य से आया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्य वक्ता था जो आजीवक संप्रदाय के से संबंधित था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद बनी थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस के 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सोफिट्स दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया था। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायन्योसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। आगे है अशोक, 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुए। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर तथा अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में अशोक की एक अन्य पत्नी त्रिशर्षिता का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख, इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है,
उसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। राजाभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। आगे हैं अशोक की उपाधियाँ। एक साइड है उपाधि, एक साइड है स्रोत। अशोक की उपाधि मौस्की लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ। देवा नाम प्रियस अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से मिला। अशोक मौर्य रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख से स्रोत मिला। पियदस्सी राजा बराबर गुहा लेख से मिला। पियदस्सी राजा मगध बाबरू बैराट लघु शिलालेख से मिला। पियदस्सी राजा कंधार बृहद शिलालेख और दीपवंश महावंश से मिला। अशोक वर्धन पुराण से मिला। राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख से मिला। राजा अशोक देवानाम प्रिय ये उद्गोलम लघु शिलालेख से मिला। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के अभिलेख। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। गुर्जर मौस्की नेटुर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवानाम प्रिय यानी देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। शिलालेख रॉक एडिक्ट्स। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इन स्थानों के नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है। पहला है शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित है। मानसेहरा हजारा जिले में स्थित है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी है। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव है धौली। आगे है जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। आगे है एरागुड्डी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। आगे है सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित है सोपारा। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें 12वें 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग पर्यागपन कहा जाता है। ठीक है, सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स कहा जाता है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। आगे है लघु शिलालेख माइनर रॉक्स एडिक्ट्स। देखिए, लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है यह। दूसरा है गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तीसरा है सासाराम बिहार में स्थित है। भाबरू बैराठ राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे है मौस्की, ये हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी ये मैसूर के चितलदुर्ग में और सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। आगे है जटिन रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगे है एरगुड्डी आंध्र के कुरनूल जिले में स्थित है। आगे है गोवीमठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित है। आगे इसके बाद पाली की गुंड ये गोवीमठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है। आगे है राजूल मंडगिरी ये आंध्र के कुरनूल में स्थित है। आगे है अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है यह। इसके अतिरिक्त सारो मारो
शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटूर मैसूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख के 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक में गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्तंभ लेख। देखिए, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। ये इस प्रकार है। पहला है दिल्ली टोपरा। यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर फिरोजाबाद जिले में स्थित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। आगे है इसके बाद दूसरा, दिल्ली के मेरठ। यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा है लौरिया अर्राज, बिहार के चंपारण में स्थित है। लौरिया ननगढ़, यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ में मोर का चित्र अंकित है। आगे है रामपुरवा, चंपारण बिहार। प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। लघु स्तंभ लेख। देखिए, अशोक के राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। सांची, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी, इलाहाबाद के समीप। आगे है रुक्मिनदेई, नेपाल के तराई में स्थित है। आगे है निगलीवा, ये निगाली सागर, यह भी नेपाल के तराई में स्थित है। आगे है सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अनेक अपने महापात्रों के संग भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। आगे है रुक्मिनदेई स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धम्म यात्रा पर जाने का विवरण है, तथा निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चाएं हुई है। आगे है गुहा लेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराकर नामक पहाड़ी की 3 गुफाएं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी ब्राह्मणी न होकर के खरोष्टी थी। उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अस्माइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शेरकुन्ना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से आरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है। सभी मनुष्य मेरी संतान, यानी कि प्रजा के बारे में बोला जा रहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ठीक है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। ये प्रथम पृथक शिलालेख में दिया गया है। ये कलिंग का लेख के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए
एक कुशल धाय को सौंप निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजुकों की नियुक्ति की है। ये भी प्रथम पृथक शिलालेख में दिखाया गया है। आगे है, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये 7वें शिलालेख में बताया गया है। आगे है अशोक के शिलालेख। ठीक है, देखिए एक साइड है स्थल, एक साइड है जिला, एक साइड है प्रदेश। जौनागढ़ ये गंजाम जिला उड़ीसा में है। धौली, ठीक है, धौली शिलालेख ये जो है देहरादून में है, उत्तराखंड में, सॉरी पुरी में है, उड़ीसा में। कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। एरगुड्डी ये करनूल में है, आंध्र प्रदेश में। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। सोपारा ठाणे महाराष्ट्र। मानसेहरा पाक अफगानिस्तान सीमा। और शाहबाजगढ़ी मर्दान अफगानिस्तान में है। देखिए सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान पियदसी के रूप में हुआ है। देखिए जेम्स प्रिंसेप वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। आगे है कलिंग युद्ध। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। उसके अपने कथन अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में बेरी घोष के बदले धम घोष की घोषणा की। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। देखिए एक साइड है अशोक के शिलालेख, एक साइड है खोजकर्ता और एक साइड है वर्ष। धौली अभिलेख एक किट्टो खोजकर्ता है, वर्ष है 1837 ईस्वी। आगे है भाबरू शिलालेख, ये कैप्टन बट हैं, 1840 ईस्वी। आगे है बराबर व नागार्जुन गुफा, इसके खोजकर्ता हैं हैरिंगटन, 1785 ईस्वी। दिल्ली टोपरा अभिलेख ये कैप्टन पोलियर खोजकर्ता हैं, 1785 वर्ष में ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रो थिपेनथेलर, इसका वर्ष है 1750। मानसेहरा कैप्टन ले, 1889। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट, 1860। रूमिन देई फीहरर, 1896। जौनागढ़ अभिलेख सर वाटर इलियट, 1850। आगे है गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड, 1822। शाहबाजगढ़ी शिलालेख एक फ्रांसीसी अधिकारी, 1836। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. भट्ट, 1834। मौसी अभिलेख बिडेन, 1915। और निगाली सागर फिहरर, 1895। रामपुरवा कार्लाइल, 1872। सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन, 1905 ईस्वी। धर्म प्रचारक और एक साइड है देश। देखिए महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका में भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। आगे है मजझनिंतिक, कश्मीर व गांधार इनको भेजा गया था। सोन और उत्तरा ये सुवर्ण भूमि गए थे। और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए थे। रक्षित वनवासी कर्नाटक गए थे। रक्षित महारक्षित यवन देश गए थे। देखिए एक है महाधर्म रक्षित, एक है रक्षित, एक है महारक्षित।
महादेव ये महिष मंडल मैसूर गए थे। धर्मरक्षित ये अपरांतक गए थे और मध्यम हिमालय देश गए थे। ठीक है, आगे है इसके बाद कि अशोक ने अपने विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जुक कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। अशोक की गृह नीति और बौद्ध धर्म का प्रभाव। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसकी इस यात्रा के संकेत उसके अभिलेखों में आए धम्म यात्रा शब्द से मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगीति आयोजित करवाया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भेजा। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। वह कर्मकांडों का, विशेषकर स्त्रियों की प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी तथा राजधानी में प्राणी की हत्या करना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें, दास तथा दासों और सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। आगे है इतिहास में अशोक का स्थान। देखिए, अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। निसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध लिया। उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। आगे है अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम। देखिए, एक साइड है भारतीय नाम, एक साइड है विदेशी राजा। आगे इधर देखिए, अंतियोक, ये सीरिया के राजा एंटिओकस थियोस थे। तुर्मय, ये मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस थे। अंतिकिन, ये मकदूनिया के राजा एंटिगोनस थे। मग, सीरिया के राजा मगस थे। अलेक्सुंदर, ये एपिरस के राजा अलेक्जेंडर थे। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी पहला है कुणाल, दूसरा है बंधुपालित यानी कि कुणाल का पुत्र, तीसरा है इंद्रपालित, ये बंधुपालिक का पुत्र था। और आगे है दसोन, ये इंद्रपालिक का पुत्र था। आगे है दशरथ, ये दसोन का पुत्र था। आगे है संप्रति, ये दशरथ का पुत्र था। आगे है शालीशुक और देववर्मन, और सातधनुष देववर्मन का पुत्र था। और आगे है बृहद्रथ, ये अंतिम शासक था। आगे है मौर्य प्रशासन, राजकीय नियंत्रण। देखिए, कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। देखिए, तीर्थ एक साइड है, एक साइड है संबंधित विभाग या कार्य। मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज, राजा के
उत्तराधिकारी थे। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री कर संग्राहक थे। आगे है मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष थे। प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश थे, कमिश्नर इसको बोला जाता है। व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश थे। नायक, सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष थे। सेनापति, सेनाध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर थे। अंतःवर्षिक, ये सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी थे। आगे है कर्मांतिक, उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रतीक प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष थे। प्रशासता, ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुनिश्चित करने वाला। आगे है दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी सैन्य दंडपाल। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक है ये। अथपाल, ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है। आटविक, ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक होता था। दवारिक, ये राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला अधिकारी प्रधान अधिकारी होता था। आगे है नागरिक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरिक होता था। अब आगे है दोस्तों प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी। एक साइड है अधिकारी और एक साइड है कार्य उनका। देखिए सबसे शुरू में है महामात्य। महामात्य का कार्य था प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी था ये। रूपदर्शक, ये सिक्कों का जांचकर्ता या प्रधान अधिकारी थे। अमात्य, योग अधिकारियों का समूह था। अग्रामात्य, ये प्रधानमंत्री का पद होता है। प्रदेष्टा, ये मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी होता है। आगे है एस्टिनोमोई, ये नगर का अधिकारी होता है। आगे है रज्जुक, ये साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी होता है। आगे है स्त्री महामात्र, ये महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी होता है। आगे है सवर्णिक, ये टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता है। आगे है अंतः महामात्र, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी होता है। आगे है धम्म महामात्र, ये समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना इसका कार्य होता है। आगे है महामात्य पसर्प, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है। आगे है युक्त, ये जिला के राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी होता है। अशोक ने शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते जितने मौर्य काल में। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ महामात्र भी कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री या पुरोहित या सेनापति और युवराज आदि थे। प्रांतीय और स्थानीय शासन, राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासक या परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है, आर्यपुत्र, ठीक है। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्रिपरिषद होती थी। जिला रज्जुकों के अधीन था जो आज के आधुनिक जिलाधिकारी के समान थे। युक्त सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी होता था। आगे है प्रांतीय और स्थानीय शासन। एक साइड है प्रांत, एक साइड है राजधानी। देखिए उत्तरापथ, ये तक्षशिला राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी। कलिंग प्रांत तोसली। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और प्राची मध्य प्रदेश, ये पाटलिपुत्र थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे इसके बाद की आर्थिक नियंत्रण। राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार वाणिज्य और बाट माप, कताई, बुनाई, खान आदि उद्योगों का नियमन नियंत्रण करते थे। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है, जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों के उपजाए जाने का वर्णन मिलता है। अधिकारी और एक साइड है विभाग। देखिए
शीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष ये व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। आगे देखिए, आगे इसके बाद राजकीय भूमि पर शीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग भूमि कर राज्य को देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों जैसे डायोडोरस, एरियन, एस्ट्रोबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें कोई दास नहीं था। डायोडोरस मानता है कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं थी। अर्थशास्त्र में भी दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है। स्त्री दासों के रूप में धातु, औपचारिका व परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों की भी थी। हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून जिले में तथा हजारा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी। आगे है बाबू इसके व्यापार वाणिज्य। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार एरिस्टोनोमोई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे तथा दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे। निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी। आगे है पौतवाध्यक्ष नापतोल, बटखरे, बाजार एवं पन्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण रखता था। उत्तरी मैदानों में गंगा और अन्य नदियां यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। अशोक के अभिलेख में के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे तथा वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाहे जाने वाले बहुत से करों का नामोल्लेख किया है। आगे है समाहर्ता तथा कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। कर निर्धारण का ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा जाता है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छापावली, आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्रा थी। ये मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भाग में प्राप्त हुई हैं। आगे है उद्योग। देखिए, उद्योग धंधों की समस्याओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के पृथक न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। देखिए, श्रेणी शिल्पियों का संगठन होता था। सार्थवाह ये अनाज से संबंधित व्यापारी का समूह होता था। निगम ये व्यापारियों का संगठन होता था। संघ ये महाजनों व देनदारों का संगठन होता था। समय यह संगठनों के कानून का समूह होता था। आगे है मुद्रा प्रणाली। मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षानाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज्य का एकाधिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पन, सुवर्ण,
कासवपर्ण, मासक और काकनी व अर्धकाकनी का उल्लेख मिलता है। आगे है मुद्रा का प्रयोग। चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग के थे। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी थे। आगे है वास्तुकला। देखिए, कला और वास्तुशिल्प में मौर्य का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया था। मेगा सीरीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राज्य प्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राज्य प्रसाद। पत्थर के टुकड़े और अनेक उनके ठूंठ स्टंप आधारित पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा प्रारंभ की। इसका सबसे पुराना उदाहरण है बराबर की गुफाएं, जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे अशोक स्तंभ। अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित हैं। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियाँ बनी हैं वह हड़प्पा की पशु आकृतियाँ की परंपरा से मिलती जुलती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ज्ञात थी। इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। पुनः ईरानी स्तंभ जहां नालीदार है तथा प्रस्तर खंडों में जोड़ने से बने हैं, वहीं अशोक के लाट सम्राट एक ही पत्थर से बने हैं। दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। आगे है लोक कला। देखिए, मौर्यकालीन मूर्तियां में विशेष उल्लेखनीय परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां और दीदारगंज से प्राप्त चामरग्राहनी यक्षिणी की मूर्ति और लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थंकर की मूर्ति और बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमाएं प्रमुख है। आगे है कि दीदारगंज से पाई गई यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। आगे है भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज पद्धति। गंगा के मैदानी क्षेत्र में भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्रा, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला, पोलिशदार मृदभांड आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ियाँ, हाशियाँ और फालों के साथ आरा वाला पहिया भी प्रचलित हुआ। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। मकान ईंट एवं लकड़ी के बनते थे। मेगास्त्री ने राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया। पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं, जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे, अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए थे। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में भी पहुँचे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सतीयपुत्र एवं ताम्रपनी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों से बसते थे। आगे है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। इतिहासकार एवरेक्सड है पतन के कारण। इतिहासकार डी कौशाम्बी मानते हैं कि आर्थिक कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण हो सकता है। दूसरा है हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि धार्मिक नीति, ब्राह्मणों में विरोधी नीति के कारण ऐसा हो सकता है। या हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं कि अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति ऐसा हो सकता है।
दूसरा है डी एन झा मानते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी, और रोमिला थापर मानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। आगे है 232 ईसा पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया। ह्रास और पतन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित जो है वो दिया गया है। देखिए, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांड अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। संभवतः इससे ब्राह्मणों की आय घट गई। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के यज्ञ विरोधी रूप से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर वे ही जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेष पर शासन करने वाले शुंग व कण्व ब्राह्मण ही थे। पश्चिमी दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वित्तीय संकट। देखिए, सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष लगभग खाली हो गए। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। आगे है दमनकारी शासन। देखिए, अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं न पहुंचाएं। आगे है दोस्तों, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, 11 नंबर का चैप्टर। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग का इसका सामान्य परिचय पढ़ना है, फिर शुंग वंश पढ़ना है, कण्व वंश पढ़ना है, हिंदू यूनानी पढ़ना है, शक पढ़ना है, हिंदू पार्थियन या पहलव पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, कुषाण वंश पढ़ना है, मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, धार्मिक विकास पढ़ना है, कला की गांधार और मथुरा शैली पढ़ना है, साहित्य एवं विद्या पढ़ना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है, मरणोत्तर युग शिल्प व्यापार और नगर पढ़ना है, विदेशी व्यापार, मुद्रा व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। देखिए, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन के मौर्यों के स्थान पर अनेक स्थानीय शासक सत्ता में आए। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए अनेक राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की। इनमें कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। शुंग इतिहास के स्रोत। देखिए, साहित्य एक साइड है, एक साइड अभिलेख है, एक साइड सिक्का है। तो साहित्य जो था वो गार्गी संहिता था, महाभाष्य था, दिव्यावदान था और मालविकाग्निमित्रम था और हर्षचरित था, अयोध्या था अभिलेख और विदिशा अभिलेख था, और सिक्का में कौशाम्बी था, अयोध्या था और अहिच्त्र था और मथुरा था। देखिए, शुंग वंश के बारे में जानते हैं। शुंग वंश का कार्यकाल 187 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किए थे, जिसमें सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। इस वंश की नींव डाली। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग का द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। आगे है दिव्यावदान। पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबंध मानता था। कालिदास शुंगों को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाने की जानकारी देता है। यह अश्वमेघ यज्ञ पतंजलि ने संपन्न कराए थे। आगे है स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की पराजय का उल्लेख किया है, वह शासक पुष्यमित्र शुंग ही था।
महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र के संबंधित बताया था और उसकी राजधानी विदिशा थी। आगे है मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था तथा उसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। आगे है दिव्यावधान एवं आर्यमंजू स्त्री मुल्कप्य कल्प में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है, किंतु पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत का स्तूप बनवाया तथा सांची के स्तूप के चारों ओर चहार दीवार का निर्माण करवाया। शुंग काल के संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया था। आगे है अग्निमित्र। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक हुआ। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र का मुख्य नायक अग्निमित्र है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी वर्णित है। मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अग्निमित्र के उत्तराधिकारी। देखिए, अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ। उसके सिक्कों पर उसका नाम जेठ मित्र था। मालविका अग्निमित्र एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसे पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र ने धराशायी किया। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ, जिसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी। अगला शासक वजामित्र हुआ, जिसका शासनकाल महत्वहीन था। व्रजमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र था। भागभद्र के दरबार में ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था। भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने बेसनगर नामक स्थान में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिस पर धम्म यानी कि आत्मनिग्रह, छाया, त्याग एवं अप्रमाद यानी कि सतर्कता 3 शब्द अंकित किए गए थे। अंतिम शुंग शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और सत्ता पर अधिकार कर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश 35 से लेकर के 70 ईसा पूर्व। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। इस वंश में केवल 4 शासक हुए, जिसमें वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन है। इन्होंने 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, अंतिम शासक थे सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर इस वंश की स्थापना कर दिया। आगे देखिए, आगे है मरणोत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। देखिए, विदेशी आक्रांता एक साइड है भारत आक्रमण, फिर है मूल निवास स्थल, फिर है प्रसिद्ध शासक और राजधानी और विशेष तथ्य। देखिए, हिंदू यवन 190 ईसा पूर्व आगमन हुआ। इनका मूल निवास माना जाता है बैक्ट्रिया, ये अफगानिस्तान में आता है। प्रसिद्ध शासक थे मिनांडर, ये बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद इनको बोला जाता है। और एंटियालकिड्स थे, ये साकल राजधानी थी, वर्तमान सिलायकोट। आगे है शक या सिथियन 90 ईसा पूर्व में, सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। और राजूल और नहपान पश्चिमी भारत और रुद्रदामन महाराष्ट्र में प्राय अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख। आगे है पार्थियाई पहलव, ये 1ली सदी ईसा पूर्व के अंत में, और पार्थियाई ईरान वाले क्षेत्र में ये निवास करते थे। मिथ्रेडेस्ट और गोंडोफर्निज बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण या यूची 15 ईस्वी में चीन और तुर्किस्तान से आए थे। और कुजूल और कड़फीसेस और भीम कड़फीसेस और कनिष्क और उज्जैनी, ये वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर, ये वर्तमान पेशावर। कुषाणों के सर्वाधिक शुद्ध 124 ग्रेन सोने के सिक्के पाई जाती है, यहाँ जारी किया गया। आगे है हिंदू यूनानी। देखिए, सर्वप्रथम
यूनानियों ने हिंदू कुश पर्वत पार किया। ये उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया, ऑक्सस के दक्षिण में बैक्टीरिया पर शासन करते थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किया। ये हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहलाते हैं। आगे है ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंदू यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सबसे अधिक विख्यात हिंदी यूनानी शासक मिंडार 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब के साकल आधुनिक सिलायकोट में थी। रुद्रदामन ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया था। यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके प्रचलित किए गए सिक्कों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए गए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसी का मिश्रित रूप है। आगे है शक। देखिए, यूनानियों के बाद शक आए, जिसकी 5 शाखाएं थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की पहली शाखा ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई, दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र में स्थापित हुई, जबकि तीसरी शाखा मथुरा में व चौथी शाखा पश्चिमी भारत में थी। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। आगे है इसके बाद कि शक सिथियन नाम से भी जाने जाते थे तथा भारत के शक क्षत्रप कहलाते थे। लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। उसने शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ है। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक बना था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेखों में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात जैसे बड़े भाग पर विस्तृत था। उसने स्वयं के कोष से काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृति भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा की शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसकी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे। आगे है हिंद पार्थियाई या पहलव। देखिए, शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों वंशों का एक साथ उल्लेख शक पल्लव के रूप में मिलता है। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। यहीं से वे लोग भारत आए थे। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक गोंडो फर्निज हुआ। उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। भारत का प्रथम पार्थियाई शासक माउस था, जिसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में मोय नाम से मिलता है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस फर्स्ट 171 से 130 ईसा पूर्व था। आगे है गोंडो फर्निज 20 से 41 ईस्वी। गोंडो फर्निज के शासनकाल का एक अभिलेख तख्त ए बही पेशावर में प्राप्त हुआ। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्त ए बही अभिलेख में इसे गुदवहर कहा गया है। फारसी में इसका नाम विंद फर्न है। आगे देखिए, आगे है कि गोंडो फर्निज के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के आए थे।
बाद में वह दक्षिण भारत में चले गए थे तथा तमिलनाडु में उनकी सेंट थॉमस में मृत्यु हो गई। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आ गया था। आगे कुषाण। पार्थियाइयों के पश्चात कुषाणों का शासन स्थापित हुआ जो यूची कहलाते थे। कुषाण वंश राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा। ये कुजुल कड़फिसेस थे। कुषाण वंश का संस्थापक थे। ये केवल तांबे के सिक्के चलाए थे, कोई स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे। आगे पुत्र इनका विम फडफिसेस। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। शैव मत के अनुयायी होने के कारण सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती है। आगे है कनिष्क प्रथम। सबसे प्रतापी राजा व महानतम शासक थे कनिष्क प्रथम। ये आगे है कि वशिष्क या वसु कुषाण या वाजहेस्क या जुस्क। इसके बाद आए हुस्विक हुस्क। आगे है हुस्विक के साथ शासन किया था। आगे इसके बाद की कनिष्क द्वितीय आए, फिर वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय। कुषाण वंश का अंतिम शासक। देखिए चलिए आगे। इसके बाद यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बंट गया था। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया से खुरासान से उत्तर प्रदेश से वाराणसी तक फैल गया। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी जो है वो किया। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों के सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। आगे है कि मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचना और मूर्तियां मिली है। उसने प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर, पेशावर में थी। आगे है कुजुल कड़विसेस 15 से 65। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़विसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। उसने रोमन सिक्के की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे है विम कड़विसेस 65 से लेकर के 78 ईस्वी। कुजुल कड़विसेस की मृत्यु के पश्चात भीम कड़विसेस सिंहासन पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउस के ज्ञात होता है कि उसने तिएनचू की विषय में की तथा वहाँ पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सोने व तांबे की सिक्के चलवाए। उसने सिक्कों पर एक ही यूनानी लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि अंकित किए। एक और यूनानी और एक और खरोष्टी लिपि। इसके सिक्कों पर शिव का आकृति, नंदी, बैल और त्रिशूल अंकित हैं। जो शैव धर्म के आस्था का घोतक है उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय विम कड़विसेस को जाता है। आगे है कनिष्क 75 से 105 ईस्वी। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला एक मीनार बनवाया, जिसके ऊपर एक लौह छत्र भी स्थापित किया गया तथा उसके समीप एक विशाल सगाराम विहार निर्माण किया गया था। सगाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अली गश द्वारा किया गया था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की थी। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में 2 कारणों से उनका नाम प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। आगे है कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ, जिसमें
पहले कनिष्क की पराजय हुई, परंतु बाद में वह विजयी हुआ। आगे इसके बाद की कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर बौद्धों की चतुर्थ संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलग्राम बिहार में किया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। कनिष्क कला और संस्कृति साहित्य का भी महान संरक्षण था। कनिष्क की राजसभा अनेक योग विद्वानों से सुशोभित थी। इसमें पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक कनिष्क की राज्यसभा से संबंधित थे। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। आगे है मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव। देखिए, भवन और मृद्भांड। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया। खपरेल टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया। कुषाण काल का प्रयोग मृद्भांड लाल बर्तन है जो सफ़ेद और पॉलिशदार है तथा बनावट में मध्यम से उत्तम तक है। इसके अतिरिक्त फुहारों और टोटियों वाले पात्र असाधारण हैं। इस काल की प्रमुख विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण है। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना। आगे है इसके बाद ना, देखिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई तथा लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। शक और कुषाण विलक्षण और अश्वारोही थे। अफगानिस्तान के बेगराम में कुषाण काल की पक्की मिट्टी की घुड़सवारों की मूर्तियां मिली है, जिनसे घुड़सवार में उनकी गहरी रुचि प्रदर्शित होती है। वे रस्सी के एक प्रकार का अंगूठा रकाब लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती थी। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक, कुर्ती, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। मध्य एशिया के लोग ने यहाँ टोपी, सिर अस्त्रान और बूट चलाए, जिनका प्रयोग योद्धा करते थे। आगे है व्यापार एवं खेती। देखिए, भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था जो चीन से प्रारंभ होकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था तथा यह मार्ग पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अधीन पश्चिम एशिया में भी जाता था। यह रेशम मार्ग कुषाणों की आय का बड़ा स्रोत था तथा वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाही गई चुंगी के कारण विशाल व समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर सके। भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम कुषाण जो शासक थे वो क्या थे? वो कुषाण ही थे। कुषाणों ने खेती को बढ़ावा दिया। कुषाण काल की विस्तृत सिंचाई के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। आगे है राज व्यवस्था। देखिए, कुषाण शासकों ने महाराजाधिराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया। राजा देवता का अवतार होता है। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली, जो अपने शासक को स्वर्ण का पुत्र कहते थे। कुषाणों ने राज्य प्रशासन में छत्र प्रणाली चलाई। राज्य अनेक छत्रपतियों में विभक्त कर दिया गया तथा प्रत्येक छत्रपति एक एक छत्र के शासन में जोड़ दिया गया। कुछ अनेक अनोखी प्रथाएं प्रारंभ की गई, जैसे 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें एक ही समय एक ही राज्य पर 2 शासकों का शासन होता था। आगे है यूनानी ने सेनानी शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई। इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में एस्ट्रेटोगोस कहलाते थे। आगे धार्मिक विकास। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा, वर्तमान में विदिशा जिले का मुख्यालय
में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया। वासुदेव ने विष्णु का बोध होता है। प्रख्यात यूनानी शासक मिंडार बौद्ध हो गया। बौद्धाचार्य नागसेन उर्फ नागार्जुन के साथ हुआ। उसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल में बौद्धिक इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हों में नागसेन एक मिंडार के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर इन दोनों देवताओं के चित्र मिलते हैं। आगे है कि बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में के मध्य मठ क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं। तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियमों में सरलता आई। अब वे सोने चांदी का प्रयोग करने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे थे। बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान कहलाता था। बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा का आरंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मण समुदाय में भी मानने लगे। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। कनिष्क महायान का महान संरक्षण हो गया। कला की गांधार और मथुरा शैली। देखिए, कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों के प्रतिशिक्षित राजमित्री स्त्रियों और अन्य कारीगरों को एकत्र किया। इससे कला की नई शैलियाँ विकसित हुई, जैसे गंधार और मथुरा शैली। मथुरा कला के सर्वप्रथम संरक्षण कुषाण थे, जबकि गंधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों थे। गंधार कला यथार्थवादी जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गंधार का मध्य एशिया और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्ति कला की नई शैली का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा भारत और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई। बुद्ध के बाल यूनान रोमन कला शैली में बनाए गए थे। गंधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा, हालांकि यह मूलतः देसी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की अभूतपूर्व प्रतिमा बनी, परंतु इस जगह की विख्याति कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम उत्कीर्ण है। आगे है मूर्ति कला की मथुरा शैली ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई तथा इसकी लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ मथुरा के बाहर भी प्राप्त होती है। मथुरा में चट्टानों को काटकर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश और नागार्जुनकोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहां बुद्ध के जीवन के अनेक कथाएं पट्टों पर चित्रित की गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना पटचित्र गया, सांची और भरहूत में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। आगे साहित्य एवं विद्या। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख में है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। अश्वघोष के कुषाणों को संपोषण प्राप्त था। यह कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नाम से लिखी है। उसने सौंदरानंद नामक काव्य लिखा है, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे है यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए यह यवनिका के नाम से जाना जाता है। आगे वात्स्यायन के कामसूत्र धर्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह रति शास्त्र या कामशास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति का विवेचना किया गया है। आगे है चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी कला में लिखा गया है। दूसरी सदी ईस्वी में पतंजलि ने महाकाव्य की रचना की। नागार्जुन कनिष्क की राजसभा में थे। नागार्जुन ने प्रजापारमिता की रचना की, जिसमें शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मरणोत्तर काल में यूनानियों के संपर्क में खगोल और ज्योतिष शास्त्र भी प्रगति हुए।
संस्कृति ग्रंथों में हमें ग्रंथ नक्षत्रों के अनुसार संबंधी अनेक यूनानी शब्द मिलते हैं। यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत में हेरो शास्त्र को हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। यूनानी शब्द दक्कम भारत के द्रम हो गया है। यूनानी शब्द ने ब्राह्मणी लिपि चलाई तथा अपने सिरों पर अनेक भारतीय रूपांक चलाएं। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम है जिसने रोगों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ बनाई गई जाती है। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधे पर भी निर्भर रहते थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते थे और तथा इसे बनी दवा औषध कहलाती थी। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में आरंभ हुआ। भारत में प्रचलन तांबे के कुषाणकालीन सिक्के, रोमन सिक्के तथा निकले सिक्के, इसी तरह के भारत में कुषाणों ने जो सोने की सिक्के ढलवाए थे, रोमन स्वर्ण मुद्राएं की नकल थी। सन 27 से 28 में रोमन सम्राट ऑगस्टस और सन 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट टार्जन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। इस काल में शीशे नाम पर विदेशी तकनीकी और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। आगे हमारे उत्तर युग शिल्प, व्यापार और नगर। देखिए नियोजन, शको, कुषाणों व सातवाहनों का 200 ईस्वी से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प व वाणिज्य के इतिहास में चरमोत्कर्ष का काल था। दीर्घकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। महावस्तु में और राजगृह में होने वाले 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। आगे है मिलिंदोहो या मिलिंद प्रश्न में 75 व्यवसायों का वर्णन होता है। तेलंगाना स्थित करीमनगर के एक गांव में बढ़ई लाते लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे। सोना, चांदी, शीशा, टीना, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। लोहा बनाने के तकनीक ज्ञात में उत्तम प्रगति हुआ। अनेक उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन अस्त्रों में लौह शिल्प की वस्तुएं अधिकाधिक संख्या में प्राप्त हुआ। आगे है कि करीमनगर और नालगोंडा जिले में हथियारों के अतिरिक्त तराजू की डंडी, मूल वेठो, फावड़े और कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ, फाल और उस तरह और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली है। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में भी प्रगति हुई है। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्रों के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गया था। तमिलनाडु के में तिरुचिरापल्ली नगर के उपरावंती उरैर में ईंटों का बना रसोई का हौज प्राप्त हुआ है। यह इस अतिरिक्त अरिक मेड़ू में भी इस प्रकार का हौज मिले हैं। इन क्षेत्रों में करघे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय अधिक प्रचलित था। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का उल्लेख मिलता है। सिक्कों के ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी। यह सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे और प्रोटीन के विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। पक्की मिट्टी, सुंदर मूर्तियां भी बनती थी जो विशाल मात्रा में पाई गई है। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में पाई गए हैं। मूर्तियां अधिकतर नगर निकासी उच्च वर्गों के लिए बनती है। आगे है कि शिल्पी आसपास में संगठित होते हुए तथा अपने अनेक संगठन का श्रेणी था। इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित थी। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रतिक्रिया भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के मध्य फलता फूलता व्यापार था। अरब में यह व्यापार अधिकतर स्तर मार्ग से होता था, परंतु ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा था। आगे है ईसा की प्रथम सदी के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता चल गया, जिसके कारण अब नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिम तटों तक की यात्रा अत्यधिक कम समय तक कर सकते थे। आगे विदेशी व्यापार, रोमन ने सबसे पहले देश की सुदूर दक्षिणी हिस्सों से व्यापार आरंभ किया, इसलिए उनके सबसे पहले सिक्के तमिल राज्यों में मिले थे।
रोमन के लोग मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिसके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। वे मध्य और दक्षिण भारत के मलमल, मोती, रत्न और मानवी का आयात करते थे। लोहे की वस्तु, विशेषकर वर्तमान रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथी दांत, रत्न और पशु की गिनती विकसित बिलाशील की वस्तुओं में की जाती थी। भारत में सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ वस्तुएं चीन और मध्य एशिया से भारत आती और फिर रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। आगे है, रोमन के लोग भारत को शराब के 2 हत्थे, कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। ये वस्तुएं पश्चिम बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट में अरिकमेणु और दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों में खुदाई से मिली है। रोमन से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण रोमन सिक्के हैं, जो प्रायः सोने और चांदी से बने होते थे। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अनेक अपने विवरण में दुख प्रकट किया है कि भारत के साथ व्यापार कर रोम अपना स्वर्ण भंडार लूटता जा रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही यौन प्रिय पड़ गया। भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्कों और पात्रों की बहुतायत से इनमें संदेह नहीं रह जाता है कि रोमन के साथ व्यापार में भारत लाभ की स्थिति में था। आगे अंततः गोतवा में रोमन को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करना पड़ा। मुद्रा अर्थव्यवस्था, कुषाण संभवतः मध्य एशिया की सेना प्राप्त करते थे। रोमन से संपर्क के फलस्वरूप कुषाण ने दीवार सदृश स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, जो गुप्त के शासनकाल में अत्यधिक प्रचलित हुआ। और आगे है कि स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होगा। ये लेन देन शीशे, प्रोटीन तथा तांबे के सिक्के से चलते थे। आंध्रे ने दक्कन में शीशे और प्रोटीन के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किया गया। आगे है शहरी बस्तियाँ। देखिए, बिहार के अनेक पुरास्थल जैसे चिरान, सोनपुर, बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक पुरास्थल खौराडीह एवं मानस कुषाण के समृद्ध थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर और सहगौरा, भीटा और कौशाम्बी तथा उसके पश्चिमी जिले में अंतरजीव खेड़ा, कई अन्य स्थल कुषाण काल के उन्नति पर थे। कुषाण काल के अन्य बताए गए भौतिक अवशेषों से प्रतीत होता है कि नगरीकरण उत्कर्ष पर पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी था। इसके महत्वपूर्ण इसलिए था कि क्योंकि ये गोमेद यानी कि अगेट और इंद्रगोप यानी कि कार्लिन पत्थरों का निर्यात होता था। आगे उत्खननों से ज्ञात होता है कि यहाँ 200 ईस्वी पूर्व के बाद मणि या मनके बनने के लिए गोमेद या इंद्रगुप्त या सूर्यकांत रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।